रज़ा फाउंडेशन और इंडिया हैबिटाट सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अज्ञेय स्मृति व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। रज़ा फाउंडेशन हर वर्ष 9 स्मृति व्याख्यान आयोजित करता है। एक वर्ष के 9 महीनों में हर महीने में एक अज्ञेय व्याख्यान उनमें से एक है। कुमार गंधर्व, हबीब तनवीर, मणि कौल, वासुदेव गायतोंडे, अज्ञेय, दया कृष्ण, चार्ल्स कोरिया, केलुचरण महापात्र और एक और व्याख्यान जो इस वर्ष शुरू हो रहा है, जनगत सिंह श्याम व्याख्यान। तो ये 9 व्याख्यान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्यों पर के नाम पर हैं। इनमें ये बंदिश नहीं है कि जिसके नाम पर ये व्याख्यान है उस पर आप कुछ कहेंगे। अभी तक ये 9वां अज्ञेय स्मृति व्याख्यान है और अभी तक गुजराती कवि सितांशु यशस्चंद्र, असमिया साहित्यकार हीरेन गोहाई, मलयाली कवि के सच्चिदानंदन, हिंदी आलोचक मदन सोनी, अंग्रेजी के विशेषज्ञ आलोक राय, उर्दू आलोचक शमीम हनफी, विद्वान और आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल और गांधी चिंतक कुमार प्रशांत ये व्याख्यान दे चुके। अज्ञेय के बहुत सारे पक्ष थे अलग अलग, इसलिए उनमें से किसी न किसी पक्ष से संबंधित लोगों को हम चुनते हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुलाम मोहम्मद शेख, जिनकी बहुत कीर्ति और उचिति इस समय भारत के मूर्धन्य चित्रकारों में एक होने की है, उनका एक बड़ा पुनर्वलोकी शो किरण नादार म्यूजियम में चल भी रहा है। पर ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि वो गुजराती के एक मूर्धन्य कवि भी हैं और उनके यहाँ कविता और चित्रकला के बीच एक शांत साहचर्य रहा है। उनकी कला उनकी कविता के बारे में नहीं है और उनकी कविता उनकी कला के बारे में नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि गुलाम मोहम्मद शेख बरसों तक बड़ौदा की प्रसिद्ध आर्ट्स फैकल्टी में अध्यापक रहे हैं। वो कला इतिहास के अध्यापक रहे हैं और उनकी कला इतिहास पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रज़ा पुस्तक माला के अंतर्गत प्रकाशित हुई है, जो बाहर आप देख भी सकते हैं। मैं उनका जीवन वृत्त आपको नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबा है और मेरा ख्याल है कि वो भी उसको सुनते सुनते ऊब चुके होंगे। बड़े लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो इतना कर गुजरते हैं कि जब उसी का उनके बारे में उल्लेख किया जाए तो वो थोड़ा अरुचिकर होता है। पर इस समय भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में जो बड़ी हस्तियां सक्रिय सजग मुखर हैं, उनमें से गुलाम मोहम्मद शेख हैं और हमने उनसे आग्रह किया कि वो अपनी कविता के बारे में बात करें।
जो व्याख्यान अभी तक हुए हैं उनमें 2 ही व्याख्यान हिंदी में हुए हैं, शायद 2 या 3, बाकी व्याख्यान अंग्रेजी में हुए। हालांकि गुलाम मोहम्मद शेख गुजराती भाषी हैं और वो कविता गुजराती में ही लिखते हैं, वो आज हिंदी में बोलेंगे, तो हमारे लिए ये भी एक विशेष हर्ष की बात है। इस समय हिंदी में बोलना एक राजनीतिक कार्रवाई भी है। हालांकि जब उनसे ये आग्रह हमने किया था और उन्होंने कहा कि वो हिंदी में बोलेंगे, तो वो राजनीतिक कार्रवाई होगी ऐसा नहीं सोचा गया था। तो भाई बीच बीच में भाषाओं के साथ क्या होता रहता है आप सब जानते हैं। वो मुझसे 4 बरस जेठे हैं। मैं 85 का हूँ, वो 88 के हो रहे हैं, तो 3-4 बरस का ही फर्क है। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बड़े कवि हैं, उम्र में भी और उपलब्धि में भी। तो अब मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि गुलाम मोहम्मद शेख, और उन्होंने कहा कि चूँकि उनको ज़िंदगी भर खड़े होकर बोलने का अभ्यास है, तो उम्र के बावजूद वो खड़े होकर ही बोलेंगे। गुलाम मोहम्मद शेख। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक तरह। हिंदी से मेरा पुराना संबंध है, करीब करीब जवानी से, या ऐसे कहो कि बचपन से, क्योंकि पाठशाला में भी हिंदी पढ़ी थी और तब से कबीर, सूरदास, मीरा सब पढ़ते आए हैं। और ऐसे मीरा तो गुजराती गिनी जाती है हमारे गुजरात में, लेकिन हिंदी कवियों के साथ भी मेरा पुराना रिश्ता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होती थी। निर्मल जी के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा संबंध, हालांकि वो कवि नहीं थे लेकिन लेखक थे। और कवियों के साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो हिंदी मेरे लिए नई नहीं है। हो सकता है कि मेरी हिंदी में थोड़ी गुजराती मिली हुई हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हर एक भाषा को दूसरी भाषा से कुछ न कुछ लेना चाहिए और कुछ न कुछ संबंध बनाना चाहिए। तो मैं जानबूझकर कई बार थोड़ी सी गुजराती उसके अंदर डाल भी देता हूँ। मेरे संग्रह 2 ही है कविता के। पहला संग्रह था 74 में, उसका नाम था अथवा, और उसके बाद करीब 20 साल के बाद दूसरा एक संग्रह छपा जिसका शीर्षक दिया अथवा अने। उसका मतलब होता है अथवा और, मतलब जो उसके बाद लिखी गई जो कविताएं हैं वो उसमें रखी गई है। मेरी बुरी आदत यही है कि मैं काफ़ी घसीटता रहता हूँ, इसलिए काफ़ी कुछ फाड़ के फेंक भी देता हूँ, लेकिन कई बार छप भी जाता है। बचपन में भी जब कविता लिखता था तो एक बार एक बाल पत्रिका में मेरी कविता जब पहली बार छपी तो मेरे मन में ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ आ गया गर्व जैसा कि ये हमारे छोटे शहर जैसे सुरेंद्र नगर नाम का शहर जहाँ मैं पढ़ा था, वहाँ किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर एक कवि पैदा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कुछ चलता रहा। तो अभी मैंने ये सोचा है
कि मैं थोड़ा सा पढूं और उसके बाद कुछ कविताएं पढूं। तो यही मैंने आज के लिए ये तैयारी करके आया हूँ। इतनी बड़ी किताब नहीं है, छोटा सा है, घंटे भर में शायद पूरा हो जाएगा। काठियावाड़ के एक छोटे से शहर सुरेंद्रनगर के तेलीबाड़ी कस्बे में रहते हुए कविता की ऐसी लत लग गई कि 15 साल की उम्र में ढेर सारी लिख डाली। कहाँ से आई, कैसे आई, कुछ आता पता नहीं। हो सकता है बचपन में कसीदे गाने की आदत थी, और फिल्मी गाने तो होते ही है, साथ में पाठ्य पुस्तकों में जो कविताएं देखी तो कुछ अपना लिखने की खुजली सी लगी होगी। तो इसके कारण मैं उसी वक्त से काफ़ी कुछ लिखने लग गया। लिखा उसमें या तो अकेलेपन का इजहार था या कोई अनजान प्रेमिका से प्यार की उलझने। जवानी के जोश में तो यही होता है। छोटे शहर का अपार खालीपन या उग रही जवानी के तड़पन, उसके विकल्प रूप कुछ गाने लिखे, मतलब गीत लिखे। अब उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ कि हमारी पाठशाला में एक नए शिक्षक आ गए। सुना कि वो कवि है, तो मैं अपनी कच्ची टूटी फूटी कविताएं को लेकर उनके पास पहुंच गया। लाभ शंकर रावल साहजिक तौर से संस्कृत प्रचुर भाषा में छंदोबद्ध या तो देसी काठियावाड़ी बानी में गीत लिखने के आदी थे। गला इतना मधुर कि गाते तो दिल को छू लेते। कहने लगे, चल पाठशाला के पीछे वाले कमरे की चाबी ले लेता हूँ। हम हर इतवार छुट्टी के दिन वहाँ बैठकर अपनी अपनी कविता लिखेंगे और पत्रिकाओं में भेजेंगे। यह सिलसिला कुछ हफ्तों तक चला, पर अचानक चाबी मिलने का मौका छूट गया। तो सूखी भोगा वो नदी, हमारे शहर में जो नदी है उसमें पानी कभी नहीं होता। जब आता है तो कुछ दिनों में सूख जाता है। तो उसको सूखी इसलिए मैंने बोला है कि सूखी भोगावो नदी। भोगावो नदी का नाम पुल्लिंग है। हमारे यहाँ पर यह भी होता है। सब कुछ ऐसे कुछ स्त्रीलिंग कभी नदियाँ नहीं होती। तो ये सूखी भोगावो नदी के किनारे एक घने बबुल की छाया में लिखने का दौर चला। मतलब ये भी हो सकता है। पर अचानक फिर नहीं, उसके बाद तो एक संस्था मिली गर्भशाला नाम की, जहाँ पर उन्होंने पता नहीं कैसे, लेकिन एक उनको कमरा मिल गया। तो उस कमरे में हम लोग फिर से वहीं हर इतवार को जाकर अपनी अपनी कविताएं लिखते रहे। अब मैंने भी संस्कृत वृत्त सीख लिए। उन्होंने मुझे पिंगल सिखाया। पिंगल हिंदी में समझते हैं सब लोग, मगर पिंगल में कई वृत्त होते हैं। तो वृत्त में कविता लिखने का मतलब ये होता है कि एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को मिलाना होता है। तो मैंने भी कुछ संस्कृत वृत्त सीख लिए और शिखरिणी, वसंत तिलका जैसे वृत्तों पर हाथ आजमाया।
मगर ज़्यादातर लिखे गीत। उसका कारण ये था कि मेरे जो ये शिक्षक थे, जो मेरे मित्र या कवि थे, मेरे गुरु जैसे, वो बहुत गा के सुनाते थे, तो कई बार वो मेरा गीत भी गा लेते थे। अब उसके बाद कुछ उनको पता था कि मैं चित्रकारी करता हूँ, तो मेरी चित्रकारी को देखते हुए लाभशंकर को एक नया विचार उन्होंने नया विचार प्रकट किया। कहने लगे, चलो हम साथ मिलकर एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते हैं। मैं सब पाठ तैयार करूंगा तो तू चित्र बना। शहर के मुख्य ग्रंथालय बर्डवुड लाइब्रेरी में करीब 1 साल तक हर हफ्ते प्रगति नामक पत्रिका रखते रहे। हर हफ्ते, नहीं बड़ी, 8 या 16 पन्ने की। उसमें मैं काली स्याही में शीर्षक, एक मुख्य चित्र और एक बच्चों के लिए चित्र वार्ता भी बनाता रहा। ये 1952 के दौरान ये हुआ। मेरी कविता का दौर भी चलता रहा, कुछ बाल पत्रिकाओं में और दूसरी अन्य पत्रिकाओं में छपती भी रही। रुख था बिल्कुल रोमांटिक और प्रासानुप्रास से भरपूर। ये थी सब कविताएं। अब 1954 में चित्रकला की पढ़ाई के लिए मैं पहुंचा बड़ौदा, और वहाँ एक अनूठे सारस्वत सुरेश जोशी, जो मतलब विश्व कविता से संकलित थे, उनके पास इतनी किताबें थी और वो हमेशा विश्व कविता की बात करते थे। उनसे भेंट हुई तो कहने लगे, विश्व की उत्तम कविता को पढ़ो और अपनी कविता का जायजा लेकर सोचो कि उनके मुकाबले अपनी कविता कैसी लगती है। उन्होंने लोरका की किताब, फेडेरिको गार्सिया लोरका स्पेनिश कवि है, लोरका की किताब पकड़ा दी और बोले कि ये तुम्हारी काठियावाड़ी बानी के करीब है। और सचमुच हुआ भी ऐसा। एक ज़माने में जब मैं लोरका के देश अंदालूसिया पहुंचा तो मुझे लगा जैसा मैं काठियावाड़ में आ पहुंचा हूँ। मुश्किल से पढ़ा तो वे और किताबें पकड़ाते रहे, ये कहकर के अनुवाद करो। उन्होंने कहा कि अनुवाद करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कविता के अनुवादों के बाद मेरी अंग्रेजी भी कुछ सुधरने लगी। सुरेश भाई मेरे हाथ में बॉडलेर, रिल्के, मलार में पकड़ाने लगे, एक के बाद एक बात करते कई कवियों की विश्व के, और खुद अनुवाद करते अंग्रेजी से। सेंट जॉन पर्स की कविताओं के अनुवाद किए थे उन्होंने उस ज़माने में, 1960s की मैं बात कर रहा हूँ। और खुद बांग्ला सीखी थी और बांग्ला से रविंद्रनाथ का अनुवाद करते थे। वीरेंद्र कुमार जैन जो एक हिंदी के बड़े लेखक हैं और जो गुजराती जानते थे, उनके कहने पर बांग्ला के ऐसे गुजराती अनुवाद किसी भी भाषा में नहीं हुए। लेकिन वो खुद भी अपना लिखते थे और मराठी भी जानते थे, तो मराठी से भी
तो हमको मेरे मतलब मुझे और मेरे दोस्तों को, कवि जो थे उन लोगों को उन्होंने अनुवाद पे लगा दिया और एक पत्रिका निकालते थे क्षितिज नाम की, जिसमें ये हमारी कविताएं और हमारे अनुवाद दोनों छपते रहे। अब बात यह हुई कि मेरी कविताओं के गीत और वृत्तमय रचनाएं अब कुछ फीकी लगने लगी। सब कविताएं पढ़ी जब इन बड़े कवियों की, और उसी वक्त चित्रकारी में भी भारी उलझने भरी थी। कुछ अपना ढूंढने के लिए दिन रात लगा रहता था। बड़ौदा मेरे लिए बड़ा शहर था और कुछ अनजाना, डरावना भी। कविता ने रुख बदला, वृत्त गीत छोड़ खुली जबान में लिखने लगा तो बहुत कुछ जो जहन में छिपा हुआ था उसमें से कुछ आकारित होने लगा। उभरती जवानी ने बहुत सारे बांध तोड़ दिए। ऐसा लगता है इस जमे हुए नारियल के तेल जैसी पौष की चांदनी को बदन पर मसल कर घिस लूं तो शायद मेरे अंदरूनी ज्वालामुखी फूट पड़े। फिर चित्रकारी के रंग शब्दों पर आ पहुंचे। किसी रक्तिम सूरज को, नीली सांझ या पीली रात को मैं मेरी हयाती की हरियाली जाहिर करूंगा। वक्त ऐसा था कि दिन कटते नहीं, रात बीतती नहीं। दोपहर की नींद का स्वाद कुछ अनोखा है। वो रात की नींद की तरह पक्की नहीं होती, पर कच्चे गिर पड़े फल की भांति कठोर होती है। उस फल को अंधेरे कोने में घसीटकर मैं उसे कुतरता रहता हूँ और ढलती सांझ जमीन को बाहों में बींच लेती है। लगता है कि चलते हुए पैरों का आभास पिघलने लगता है। हाथों के सिरे हवा में घुल जाते हैं और कभी प्रेमिका के सामने कोई प्रलाप भी। तुम ज्यादा से ज्यादा पत्थर की नोक रही होगी, सूखी नदी के किनारे खुजलाते बगुले के पंख का जंतु रही होगी, अंधेरी रात में खपरेल से टपकती पानी की बूंद रही होगी, परंतु मोहवश मोरनी के आंख की कामना तो कतई नहीं। मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर हर साल कुछ जगहों की सैर होती थी, तो महाबलीपुरम जाना हुआ, तमिलनाडु में। दिखा कि सुवर्णी के ढीले थन से होकर 1300 बरस की बूढ़ी हवा गुजर रही है और बीते कल के शिल्पियों की खुरदरी उंगलियां हथिया लेने को खींच रही है। फिर कोणार्क का भी वक्त आया, वैसे ही एक दूसरे सिरे पर सरों के वन से पसरता पवन सारी हरियाली को नायिका के काम ज्वलित देह के विराट चांचल्य में बदल देता है। उस वक्त सुना था हमारे बड़े वरिष्ठ कलाकार M.F. हुसैन
जो राजस्थान गए थे और बातें सुनी थी जैसलमेर की, तो मेरे दोस्त भूपेन को लोग लेकर मैं भी पहुंचा जैसलमेर। तो उसका समझ लीजिए कि प्रताप जो था वो जगह का, वो जो किला है, आपको मालूम नहीं होगा शायद, वो ऊपर किले पर बसा हुआ शहर है और पूरा किला साबुत है और लोग काफ़ी घर छोड़कर चले गए हैं, खाली शहर है। वहीं बैठे 1963 के एक जाड़े की शाम को शहर मरुस्थली में मोतियों से मढ़ा नजर आया। घूमते घूमते कठोर पत्थर को काट कर चुनी ढाल जैसी दमंग दीवारें, ऊंट की गर्दन जैसे तराशे हुए झरोखे, पूर्वज के खून से लीपे हुए आंगन दिखाई दिए। फिर देखा कि परकोटे के कंगुरों से माथा निकाले, किला है, किले के बीच नगरी है, तो परकोटे के कंगुरों से माथा निकाले नगरी नीचे देख रही थी। तब आंधी की तरह डंके बजाते हुए चढ़ आए ऊंट, नीले कत्थाई उजले गोरे ऊंट, और उन्होंने चक्रवात की तरह हवेलियों को घेर लिया। किले को पीठ पर लाद भाग निकले। 12 मुखों से तपा सूरज, वहाँ जो सर्दी होती है वो भी गजब की होती है, लेकिन जो धूप होती है उसके तो कोई मिसाल नहीं है। 12 मुखों से तपा सूरज ढला तो ठार गया 12 लोग को। तब रेगिस्तान के किनारे बसे घर ऊंटों को कंधे पर लाद कर चल निकले। बच गया लाल लाल लहू से गहरा रण रेगिस्तान। पीले पीले आवल नाम का एक पौधा होता है काठियावाड़ में और राजस्थान में भी होता है, बहुत पीला होता है। पीले पीले आवल के फूलों से भी पीले घर, काले काले निश्वासों से भरे बुर्ज के पत्थर। अब हुआ ऐसा कि 1963 में इंग्लिस्तान जाने का मौका आया, मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो कविता 3 साल की चुप्पी में बदल गई। सुलगते सपनों की तरह सोती रही, लेकिन अन्य कवियों की कविताएं दिलो दिमाग पर छा गई। रॉयल अल्बर्ट हॉल में ऑक्टेवियो पाज और आंद्रेई वोजनेसेंस्की, रशियन कवि है, येवतुशेंको के साथी, को सुनते मन तृप्त हो गया। उन दिनों जिनकी बोलबाला थी वो बीटनिक कवि एलन गिन्सबर्ग, उनकी लंबी कविता हाउल, क्या कहेंगे, चीख, बड़ी सी चीख है, इतनी बड़ी चीख है, मतलब जानवरों की चीख है, हाथ में आ गई। और कई अंग्रेजी और अन्य कवियों की कविताएं बसा ली और अपनी कविता को सोने का मौका नहीं दिया। 1966 में जुलाई के महीने में चल पड़ा है लंदन से पेरिस, पेरिस होकर मिलान, मिलान होकर रोम, रोम होकर बिंदुसी के किनारे इटली का, बंदरगाह पर से जहाज में एथेंस के रास्ते, लांग, इस्तांबुल के किनारे,
फिर रेलगाड़ी और बस में अलेप्पो होकर बसरा के किनारे। सब कुछ 2-2.5 महीने में हुआ। एक डफल बैग रखी थी, एक जोड़ी कपड़े, एक कैमरा और मैं, और कुछ नहीं। चलता रहा ये दौर। सिंधिया स्टीम नेविगेशन के जहाज के घिनौने डेक पर 13 दिनों का डेरा। इतना घटिया था कि बात नहीं कर सकता, लेकिन कविता में तो कर ली। सागर के मैले पानी में फेंक दी गई रोटियों की तरह मुसाफिरों की सांसें थूक और पसीने की गंध में तैरती देखा। और फिर आखिर बड़ौदा वापसी। पहले एक जगह जहाँ मेरे मित्र भूपेन खक्खर ने कुछ जगह मेरे लिए भी रखी हुई थी, वो एक आउट हाउस था। उसमें कमरे थे, सबके लिए एक कमरा था। तो भूपेन खक्खर और मेरे दूसरे मित्र थे नागजी पटेल और एक कृष्ण छात्रा, उनके साथ वहाँ पर रहने का हुआ। वो खुला माहौल था और गर्मियों में बहुत तपता था, लेकिन चीकू के बड़े बड़े पेड़ भी थे, मतलब खूबसूरत भी था, लेकिन इतना खुला था कि समझ लो कि मैं जो लिखा है कि गुलेल से फेंकी गई आंख चमकती है दोपहर के सूखे तिनकों में। दूर के दरवाजे से निकले सांप की पूंछ का रेला बहता है, उस पर गिरते हैं दर्जनों बंदरों के कदम। ये माहौल था। गोरैया का, तिनकों का, पीपल का, स्मृति का रंग बिल्कुल सफेद। अब बड़ौदा शहर जाना फिर भी अनजाना। शहर मुझे अजनबी समझ धक्के मारता है, लूट लेने की धमकी देता है। रोज रोज मुझे एकदम स्टेशन तक धकेल देता है। स्टेशन के परिसर में चींटियों की तरह जमी साइकिलों के ढेर से अपनी साइकिल निकालकर भागने लगता हूँ, तब पिंजड़े में बंद शेर की तरह शहर दूर दूर से दहाड़ता है। 1970-71 में बांग्लादेश का बड़ा हत्याकांड, हम सब उसके साक्षी थे और उस वक़्त 5 कविताएं लिखी, लेकिन उन कविताओं में सुर है असहायता का। क्या कर सकते हैं, मतलब अपने विचारों को मुट्ठी में बंद कांच की किरचों की तरफ भींचता हूँ। टूटती है अर्गलाए चमड़ी की और कड़कड़ा कर टूटने की आवाज़ें आँखों में दौड़ा देती है घोड़े। मेरा जी एक बेजुबान बच्चे की तरह धूल को धान समझकर चबाता है। 1971-72 का मतलब वियतनाम का युद्ध कुछ खत्म होने को था। गुजरात में बहुत बड़े भयानक ऐसे क्या बोलते हैं जिसको कम्युनल दंगे हुए थे। उसका मैं पहली बार साथी हुआ था, साक्षी हुआ था, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था मेरी ज़िंदगी में। और चीज़ें भी सारी दुनिया में जो चल रही थी उस पर कुछ लिखी गई। उसमें
कविता को बनाए रखने की उलझने भी आ गई, दुविधाएं भी आ गई कि हम क्या करें, कवि क्या करें। कई बार शब्द हाथ में लिए पटाखों की तरह फूट पड़ते हैं, फूट जाते हैं, फूंक मारने से बुझते नहीं। अखबारों के पन्नों पर चींटियों की कतारों की तरह जमे हुए युद्धरत सिपाहियों की माफिक शब्द फूटते हैं। इसमें नसीब को मुट्ठी में लिए भागते मनुष्य का चेहरा दिखता नहीं, और वो ऐसे पूरी होती है कि व्याकुल होकर मैं खींच निकालता हूँ पेट की जड़ से अखबार, और शब्द के अक्षर अक्षर प्राण को झकझोरता हूँ। उन्हीं दिनों कविताओं में खोए हुए बचपन और घर को फिर पाने की आकांक्षाओं ने समझ लीजिए कि घेर लिया। धीमे से इस घर को छोड़ उस घर, परले घर, जो घर अभी मिला नहीं, ऐसे घर की ओर निकल पड़ूं। तो ये रफ्तार चलती रही। तो इतनी भूमिका के बाद अब मैं अपनी कुछ कविताएं जो मैंने चुनी हैं शुरू की, जो 1960 की कविताएं हैं, 60 से 63 तक, जब मैं इंग्लैंड गया, उसके पहले की ये सब कविताएं कुछ पहले पढ़ता हूँ। भीगी वनस्पति के पेट में पोड़ते बासी उसी पवन पर कल जो एक घुघू ने बसेरा किया था, उसके पंखों की भूरी परछाई अभी पड़ी है। आज अनजाने में उससे भेंट हो गई। उसका रंग गहरा है, पर अंदर से कुछ लाल सुलगता दिखता है। उसकी बाँस जैसे नींबू के पत्तों को पलाश के पानी में सोख रखा हो, वैसे खट्टी महकती है। उसका मुंह मनुष्य जैसा और पीठ पशु जैसी। पीठ दिखती नहीं, मगर पीली पड़कर जामुनी रंग की हो जाएगी। परछाओं के छिद्रों में, परछाई के छिद्रों में मैं घुघू के पंखों की जड़ें खोजने के लिए उंगली घुमाता हूँ। तब वो हिल उठता है और मेरी अंगुली को डंक मारकर सर्पिनी की तरह चंपत हो जाता है। मेरी आँखों के आगे अंधेरा, उसकी पीठ का रंग मेरी पुतलियों से चिपक कर वनस्पति के पेट में ढुलक जाता है। ये उस समय की कविता। पीतल की चमड़ी की थोथी झनकार, चैत्र की हवा में सिसकियां भर रही है। यक्षी की मूर्ति के खंडित स्तनों से पक्षियों की सफेद छाया छेड़खानी करती है। बावड़ी की पैड़ियों में कामरत श्रृगाल युगल के सांसों की जुगलबंदी ऊपर नीम के पत्तों को गुदगुदा रही है। रात हौले हौले दिवसों के सफ़ेद शबों को रंगती जाती है, पर चमड़ी के छिद्र भरते नहीं, उल्टे पर्वत झरनों की तरह झरते हैं। मौत की हवाएं रास्ते के चीरों में प्रेम की भाप से मुरझाकर घुल रही है। घंटा घर की घड़ी की सुइयों में समय की अस्त व्यस्त जांघें घिस रही है। कुत्ते भौंक रहे हैं,
नदी की रेत पर लेटे लोगों पर ऊँट की कब्रें चुनाई जा रही है। बबुल के कांटों में मरते मकोड़ा मतलब एक चींटा, एंड मकोड़े के कंकाल से निकली चली जाती तड़पती तड़पती कोई पैगंबर की आत्मा मुड़कर वापस लौटती है। कुत्ते भौंकते रहते हैं। गर्मी की रात में, आज की रात, अमलतास के पीले फूल पानी के गड्ढों में झड़ते हैं। ऐसा लगता है कि फूल सारी रात झड़ते रहेंगे और सुबह तक अमलतास निर्वस्त्र हो चुका होगा। गड्ढों में फूलों की परतें चढ़ी होगी। पानी और जमीन के बीच की संधि रेखा धूमिल हो चुकी होगी। बगल के शिरीष की झीनी कौंपलों में उंगलियां फेरता चंद्रमा चढ़ रहा है। शिरीष के पत्तों की नमी और आकाश से छनी रोशनी के बीच कोई भेद नहीं रह गया है। छत पर बुगनवेलिया अपनी परछाई पर झूल रही है। झरोखे के खोखले में आदतन ऊँघते कबूतर की नाक तक। छत आंगन के नींबू की गंध उड़ती है। छत के नीचे एक बिलाव नीचे सरकता है। दोपहर की धूप रास्ते को जंग लगा गई थी, अब वह घुल गया है। मेरे अधखुले कमरे के दरवाजे में गर्मी की धारें फूटती है और जीने में पहुंच ढेलों की तरफ फिसल जाती है। मैं दुविधा में खड़ा रह जाता हूँ। तब समूचा अमलतास मेरे पर बरस पड़ता है। एक कविता का शीर्षक है और अनुवाद आपने किया? नहीं, ये अनुवाद मेरे एक मित्र है जिनका नाम करनीपाल भाटी है, और जो पहले बड़ौदा में पढ़ाते थे एक ज़माने में, और फिर अमेरिका चले गए पढ़ाने के लिए। करीब 30-40 साल के बाद उन्होंने फिर से मुझे कहीं से ढूंढ निकाला और कहे कि आप अभी भी कविता लिखते हैं? तो मैंने बोला हाँ। तो बोले क्या आपका संग्रह? मैंने बोला ये संग्रह तो मेरे पास पुराना है, नया भेज दिया। तो बोला मैं अनुवाद कर लूँ? मैं तो राजस्थान से हूँ, तो मुझे हिंदी माफिक आती है, अंग्रेज़ी में भी कर सकता हूँ। तो करनीपाल भाटी ने अब दोनों हाथ में ले लिया है और करीब 70 से 80 कविताओं के अनुवाद कर भी लिए हैं। पिछली बार उनको लगा कि जो कविताओं को अनुवाद किए हैं वो लेकर बड़ौदा आ गए। एक हफ्ता रुके, सुबह से शाम हम बैठकर अनुवाद पढ़ते रहे। उसमें से कुछ निकला है वो मैं आपके सामने रखा। अगर किसी को भी क्रेडिट देनी हो तो करनीपाल भाटी को देनी चाहिए। ये ऑर्फियस नाम की कविता है जो ज्योत्सना मिलन ने भी अनुवाद किया था, जिसका वक्त तो ठीक है ना। कुत्तों बगैर की बस्ती में भौंकते रहते हैं काले अक्षर। शायद कोई पहचानता है मेरे पद चिन्ह, जानता है इस जंगल में मुझे। तुम वर्षों से घूम रहे हो मेरे पीछे, वर्षों से मेरा पीछा पकड़ रखा है। तुमने क्या देखा? मेरी गंध? मेरे लहू में नहीं है मिट्टी की जरा भी बू।
कौन सी निशानी ने दोहराया है इस तरफ? मेरे पद चिन्ह तो पड़े हैं हजारों कदमों की छाप में, और उन पर घूमे हैं हजारों वाहनों के पहिए। कौन सा अनुसार, कौन सी निशानी? मेरी परछाई तो मैं कपड़ों के साथ पहन लेता हूँ, आसपास की हवा को झटके से उड़ा देता हूँ, दहाते जैसे श्वास से। कहाँ मिला मैं तुम्हें? तारों के साथ मैंने नहीं की दोस्ती, सूरज को मैंने हमेशा दी है गालियाँ, चंद्र को खाने को हमेशा खोला है जबड़ा। मैं किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ चला नहीं, बोला नहीं, अपने साथ भी नहीं। तो फिर तुमने किसके साथ की कानाफूसी? अंधेरे कमरे में रूठ कर बैठे आंसुओं के बीच तुमने मुझे पहचान लिया था। बेरी का कांटा निकाल उंगली पर उभर आए लहू की बूंद देखने में मैं मशगूल था, तो तुमने उसे पी जाने को कहा था। आधी रात को घर के पिछवाड़े कत्ल खाने में बकरों को तुमने उठाया था, और सवेरे नीम पर चढ़ तुम ऊँघते थे। पहली वर्षा में केंचुआ बन तुम निकले थे, निर्जन पहाड़ियों में आवल के फूल में तितली बन तुम छिपे थे। तुमने जगाई थी जिज्ञासा, पत्तों के रेशे उधेड़ कर कुछ तलाशने की, मोर पिछ का तार तार अलग करने की, कीचड़ में स्थिर हुए पानी में अनजानी भाषा में अनजाना लिखने की। शायद तुम्ही ने मुझसे रुपहली रात में अकेले भटकने को कहा था। तुमने कहा था मुझसे राह देखने को। मैं किसे तलाश रहा था टोले में? तुमने मुझे गिरने को कहा था रूपमती के तालाब में, ऊंची टेकरियों पर से नीचे पगडंडी पर कूद पड़ने का उत्साह तुम्ही ने जगाया था। मैं समुद्र के सामने खड़ा था, तब सरू के जंगल में तुम गा रहे थे। बदामी में ढलती सांझ को तुम मुझे दमनी का चरर चूं के साथ कदम मिलाते मिले थे, पर तुम यहाँ तक आओगे इसका विश्वास नहीं था। फिर भी तुम आए, पर तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों खड़े रहते हो? अपना मुंह तो दिखाओ। आपको मैंने एक पंक्ति महाबलीपुरम की कविता से सुनाई थी, ये कविता पूरी सुनाता हूँ। मनुष्य के सपनों की धार यहाँ बड़ी तीखी है, पाले हुए पशुओं की पसलियों में मृत मानवों के भूखे दांतों के निशान दिखाई देते हैं। मादा सुअर के ढीले थन से होकर 1300 बरस की बुढ़ाई हवा गुजरती है। अकारण जीवित बची मुर्गियों के चितकबरे पंखों से बीते कल के शिल्पियों की खुरदरी उंगलियां कुछ हथियार लेने को खींच रही है। कचरे के पेट में गिरगिट आराम से ऊँघ रहे हैं। काई में तैरते मेढक थक कर पैड़ियों में बैठे ईश्वर की बद्दी मजाक करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। केकड़े सरू की सूखी छाल में दुबककर मछलियों की तरह हंस रहे हैं, और बनफूल के कोमल पौधे पर लेटा कच्ची काली चट्टान सा निठल्ला शैतान अंगड़ाई ले रहा है। ऐसा ही कोणार्क के बारे में है। हिलोरों के फैन की सफेदी
चट्टान का आवरण बन जाती है। कोणार्क समंदर के किनारे करीब है समंदर। हिलोरों के फैन की सफ़ेदी चट्टान का आवरण बन जाती है। रेत के टीलों पर सरू की सलाखें छा जाती है। इस पर जब अस्त होता सूरज लौटता है, तब समुद्र से सूर्य मंदिर तक की पगडंडी पर लालिमा लिए आकाश फूलों की कणिकाओं से आच्छादित हो जाता है, हो उठता है। और सरू वन से पसरता पवन वृक्षराजी को नायिका के काम ज्वलित देह के विराट चांचल्य में बदल देता है। सागर के धीरे भरे गर्जन के सामने पड़े बेड़े की दरारों में मैं पतंगे की तरह फड़फड़ा रहा। अब जैसलमेर की 6 कविताएं मैं सब नहीं पढ़ूंगा, 1-2 पढ़ता हूँ। पहले तो मैंने बताया था कि वो नगरी ऊपर से देख रही है, तो एक ये था, लेकिन एक दूसरी है जिसमें सब सवाल है। ये 5वीं कविता है। एक सीक्वेंस भी है, मतलब एक के बाद एक कविताएं आती है और आखिर में जो रंग की बात मैंने की थी ना, लाल रंग, वहाँ पर वो पूरी होती है। तो ये जो है उसमें पढ़े। पत्थरों के बीच दबे सफेद चूने के ढेलों से पूछा, गेरुआ रंगी दीवारों से पूछा, पूछा जहरीली हरी फफूंद लगे किवाड़ों के कूटों से, पूछा अभी अभी उतारे गए बुजुर्ग के साफे से, पलकों सी छतरी वाले नक्काशीदार झरोकों में ढुलकती खूबसूरत हवा से, किले की दीवार पर लटकते घाघरों के चिथड़ों से, सोए महल के द्वार पर निर्लज्ज नखरे करती गलियों से पूछा, गोल गोल आँखों के पास सूखती हुई रेखाओं से, बबुल को जन्म देकर भांज हो चुकी धरती से, टूटे गुंबद के बुरादे में संभोगरत कबूतर जुगल से पूछा। दोपहर टूटने तक सब प्रश्नों का चूरा हो गया। सांझ के साथ बाढ़ की तरह शांति आ धसी और देखते देखते मेरी नाक तक छलक गई। मैंने आकाश में फूट निकले तारों की ओर दया भाव की नज़र डाली कि तुरंत दोनों कबूतर मेरी पलकों में समा गए। अच्छा, अब जो है वो 66 के बाद मैं जब इंग्लैंड से लौट कर आया, उसके बाद जो कुछ कविताएं लिखी, हम लोग एक पुराने घर जिसको रेजिडेंसी बोलते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट का घर था, उसमें एक क्या बोलते हैं बिलियर्ड रूम था जहाँ हमारा बसेरा था। पुरानी खपरेलों वाली मकान, ऐसा मकान, लेकिन हम लोग वहाँ पर करीब 15 साल तक रहे थे। ये है रेजिडेंसी में बरसात। रेजिडेंसी मतलब वो जगह थी, उसका नाम। ये 3 हिस्सों में है। ढलते ढलते ढली, गलते गलते गल गई तेरी सारी, धार धार हुई पार और पिघली ये सांझ। घर सजग अडिग
लिए सीना खड़ा, धौली धार गिराए अचूक वार पर वार, जल से जर्जरित द्वार बार आर पार, बूढ़ी दीवार कराहती बनती दरार पर दरार, बरसे चूना चार धार। डेढ़ सदी तक पकी अंग्रेजी सांझ, अंग्रेजी जगह है ना, उसके 150 साल हो चुके थे, तो 1.5 सदी तक पकी अंग्रेजी सांझ, ऋषि टपकी रेले बन चली, ढली उलझ कर तपेली में बाल्टी में पानी बरस रहा है। सूखी चद्दरों में बिजली में बादल लपेट खपरेलों से निथरती रात उतरी, आकाश सारा पलक में छप्पर से लटक गया और पुल टूटे पालें टूटी, मवेशी भागे भयभीत, चमड़ियाँ हुई चीर चीर, पानी से तर घर झूमते आकाश को बाहों में लेकर, घड़ी भर खड़ा और पल भर में फड़फड़ाता उड़ गया उस पार उस पार। दो, बारिश बढ़ती जाती है और रास्ते मिटते जाते हैं। पहले तो ओल्ती के किनारे किनारे कहीं कहीं निकला जा सकता था, 41 बरस के अटकन बटकन में रेले की भांति उतर जाता था। अभी इन्हीं गर्मियों तक दहलीज पार करते करते आंखें पिघल गई थी रोशनी में। कच्ची उम्र का एक सरोवर रीत गया था। सुलगती दिया सलाइयों सी असंख्य सांझ झरती रही थी। उनकी चिंगारियां कहाँ कहाँ उठी थी। सामने के नीम के पीछे उगती जवानी का अहाता उठा था। बचपन की चींटियों की भांभी उभर आई थी। आजकल बदन में खाली चढ़ रही है। छाती पर सफ़ेद बाल जैसा शरीर जूते पहनते पैर में उतर जाता है। पलंग पर सलवट की तरह सो जाता है। 3, बारिश बढ़ती जाती है, रास्ते धुलते जाते हैं। कोई कहता है बांध टूटा है और पानी पूरे शहर में फैल रहा है। बाहर देखूं तो ओल्ती में नीम डूब गया है। पैरों में पैड़ियां, नज़र के आगे परसाल भी लगी पिघलने। अंधकार की जोड़ी पर सरकते सर्प जैसे घर को संजोकर प्रवाह में पैर रखता हूँ। फिर वही नाखून से नक्षत्र तक झनझनाहट। एक छोटी सी कविता है जाने के बारे में। हर वक्त विदा के समय जाना, निश्वास से सने पैरों से। हर बार कहनी चाहिए थी एक बात, फिर तहा कर रख दी जेब में। पत्र में लिखी गई नहीं, क्योंकि रूबरू कहनी थी। हाथ में हाथ डालकर कहने में शर्म लगी। आंख में आंख मिलाते उड़ गई। इधर उधर की बातें कर रहे थे तब उसे कोने में सिकुड़ कर बैठे हुए देखा था। राह देखते बैठे रहे, इस उम्मीद में कि कोई घाव होने पर, खून निकलने पर चित्कार के साथ वो फूट पड़ेगी मुंह से। आज अकेले में
निर्जन पड़ी हुई बात पतलून में छिपकली की तरह चढ़ गई है। एक ऐसी एक छोटी सी नहीं, एक और है। घर की काफ़ी कविताएं हैं, इसमें एक ये भी है। और ये हमारे, अब मैंने छंद तो छोड़ दिए थे, लेकिन फिर मैं दोनों को मिला के लिखता था। मतलब कि जो क्या बोलते हैं, फ्री वर्स और छंद दोनों को मिला के, जिसको चंपो बोलते हैं ना, उसके सब की मिक्स कविता। अब मिश्र कविता, मिश्र चीज़ों में तो बड़ी दिलचस्पी है हमारी पहले से। तो ये उस तरह से अगर मैं गुजराती में पढ़ूँ तो मैं पूरा उसका मतलब लय जो है मैं आपको दिखा सके। इसके अंदर शायद वो नहीं आएगा, लेकिन गुजराती में ही पढ़ दीजिए। गुजराती पढ़ के सुनाऊँ? अच्छा, पहले ये गुजराती सुनाता हूँ, फिर उसका अनुवाद सुनाऊंगा। वक्त है? वक्त क्या हमारे काबू में है? हमारे हाथ में है। जरा लंबी है, पूरी पढ़ूं कि आधी पढ़ूं? थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आए। पूरी पढ़ी। आम दरवाजो करी आडो जरा बैठो हटो त्या शाही ना रेला समूह काड़ो तरू क्यानू जनावर को फरस पर उतरी पड़ूं काम वाली ये दिवाले जरिक सावरणी ने फटकारी के पर्दे थी बधा फूलो जरा सखत आ सीमेंट નું ઘર ક્ષીણ થાતું જર્જરિત નળિયા અને છત તૂટવા આવી અને હું એકલો। ऐसे ऐसे चलती। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। यों दरवाज़ा तिरछा कर बैठा था। यह पहली पंक्ति। यों दरवाज़ा तिरछा कर बैठा था कि स्याही के रेले सा कलूटा जानवर फर्श पर आ गिरा। नौकरानी ने दीवार पर जरा बुहारी क्या बोलते हैं थपकाई तो कि पर्दे पर से सारे फूल झड़ गए। ये सीमेंट का सख्त घर क्षीण होता गया। जर्जरित खपरेल और टूटती हुई छत और मैं अकेला। गौरैया के बच्चों से कांपती रोशनी की बूंदें अपरंपार। दरवाजा हिलता है और क्षण भर में सकुचाई खिड़कियां। धीमे से इस घर को छोड़ उस घर, परले घर, जो घर अभी मिला नहीं, वैसे घर की ओर निकल पड़ो। ऊपर तपती भीषण धूप का सांड, तलवार जैसी सड़क की धार निकले आर पार। समूचे सूरज को निगल जाने को गुर्राते हैं ये पेड़ और पहाड़। दूर उस पार पूरा गांव, फिर वही गांव फिर से कभी छूटता नहीं। बार बार बदले गए सारे घर बार और पगडंडियां, धूल धूप नीम पीपल और अमलतास, टावर और चार दीवारियां, मस्जिद कत्ल खाने और कब्रिस्तान, कहीं कितने कच्चे रास्तों की भरमार। एक एक पर खड़े बैठे लोग, वहाँ माँ, यहाँ बापू और भाई और वहाँ भाई बंद, सब के सब बदले गए घरों के नुक्कड़ कोने। यहीं तो बैठा था, यहाँ अब भी सीलन गर्माहट भी है। वहाँ बागों के सभी पत्ते सपनों से सने, अहाते के पीछे
घोड़े और पैगंबरों की हार चौड़ी होती जा रही है, उसी तरह चौड़ा हो रहा है धूल भरा मार्ग। उसकी नोक क्षितिज को चीर कर पार होती है, दरवाजे संकुचित होते हैं और खिड़कियां खड़खड़ाती खुल पड़ती है। कांच के बर्तन जैसा घर खनखनाता, बर्तनों के बेल बूटों में पतली झीनी दरारें थिरकती इस भटकते उजाले में। चारों ओर रोशनाई की बौछार, रोशनाई की बूंदों की बौछार बैठ गई एक एक कर आंखों में। एक उसके बाद दो कविताएं हैं, अगर आपको पूरा वक्त हो तो पढ़ लो। तीन है सचमुच माफ करिए। ये लिखी गई थी जब मैं लिथुआनिया नाम का जो देश है वहाँ गया था। विल्नियस नाम का शहर है, 74 की बात है, उस जमाने में वो सोवियत यूनियन होता। तो ये कविता का शीर्षक है सपने में पिता। बापू, कल आप फिर दिखाए, यहाँ बाल्टिक के किनारे घर से हजारों योजन दूर, हजारों मील दूर मैं सो रहा हूँ। वहाँ इस खटिया के पास आप खड़े हो, इस पराई धरती पर। उसी थिगलियों और सिलवटों भरा कोट जो भाइयों के झगड़े का समाधान करते पहना था। दादा गए तब भी आप यूं ही खड़े होगे, अकेले दादा का झुर्रियों भरा हाथ थामे। अब कब काठियावाड़ छोड़कर यहाँ आ बसे, क्राइमिया के शरणार्थियों के साथ। छोड़कर भोगावो जो नदी का नाम था, छोड़कर भोगावो भादर को नांगते हुए रोमन बुर्जियों के कंगुरे पर चढ़कर कंधे पर डाकिए का थैला डाले आ पहुंचे आप यहाँ तक। आपके पीछे तो दौड़ आया है कब्रिस्तान। हर कब्रिस्तान में मुझे आपकी कब्र क्यों दिखती है। और ये पीछे दौड़े चले आ रहे हैं भाई लोग, क्या अब भी झगड़ा सुलझा नहीं। पीछे लकड़ी के सहारे क्षितिज के किनारे खड़ी मेरी खटिया को ढूंढती हुई माँ। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक हाथ में था ये बचपन, यहीं कहीं गिर पड़ा है इस खटिया के नीचे। फिर एक कविता है, वो भी 3 किस्तों में है। का शीर्षक ऐसे गुजराती में मनोहर स्थले मांदगी, मतलब खूबसूरत जगह पर बीमारी। बात है खूबसूरत जगह की और बीमारी। तब मैं श्रीरंगपट्टम में होता था, आपको मालूम है वो टीपू की नगरी है। घने गहरे जमघट में गढ़ी टीपू के राजद्वीप की अंगूठी, कच्ची कुंवारी कावेरी। खिड़की झिलमिलाते आसमान जैसी बह रही है, खिड़की से झिलमिलाते आसमान जैसी कावेरी नदी। पानी के आगे धंसते हवा के दल, बीच में तीरों सी पैनी बारिश की बौछार। प्रवाह पर चांद के कतरे या चमकती मछलियां। ये एक लेकर उड़ी वो चील या
फड़फड़ाती डाली की छाया, ये सब निरोगियों का चारा। यहाँ तो दुनिया बिछौना और बाथरूम में पूरी होती है। गोली के साथ निगलने के लिए झपक सपक करती ट्यूबलाइट और बीमार बल्ब, छिपकली और उसके भक्ष्य का तारा मैत्रक, सुबह और शाम दोनों कंबलों में ढके हुए हाथ और पैर मरे हुए कल को रटते हैं। कावेरी के किनारे टीपू के स्मृति स्तंभ के पीछे दो छुटंगे बीड़ी पी रहे थे। भारी भरकम मस्जिद, नन्हे नमाजी, मंदिर में रंग बिरंगी देव, एक कोने में किसी खोए हुए खेल के गंजीफे की चित्रकारी करता रघुपति और ऐतिहासिक मूंछों का मालिक एकाकी सा वकील, ये सब सैलानियों के इंतजार में बैठे थे। दरिया दौलत, टीपू का महल का नाम दरिया दौलत है। दरिया दौलत की दीवार पर कतार बंद सेना के साथ, काफी वहाँ चित्र है सैनिकों के। दरिया दौलत की दीवार पर कतार बंद सेना के साथ कदम मिलाते अंग्रेजी कब्रिस्तान की बुढ़ाती कब्रों के निवासी दुश्मन की पलटन में बैठ गए हैं। रटते रटते हल्की सी गर्माहट भरे पैर छिपकली के तृप्त चटकारों के साथ मचलते हैं। हथिया लिए हाथ उंगलियों पर आंखें चढ़ाकर खिड़की धकेलते हैं, खड़ा तो नहीं हुआ जाता, और कांच फोड़कर कमरे में घुसने के लिए धंस आती कावेरी धबाधब गिरती रहती है। 2. कावेरी के प्राचीन पानी की बास में टीपू के किले की काई पिघल गई है। 2 कंबल, गंजी और गुलबंद, सारे बदन पर लदी ऊन, रजाई पर अंधी सांपिन सी ठंड सवार। कमरे का उजाला अंधेरे से भीगा हुआ है। पीली दीवार सफेद ट्यूबलाइट को निगल गई है। पर्दे के फूल काले क्यों? इस पंखे की धार पर जंग है, कोई साफ क्यों नहीं करता? टेबल पर चित्रकारी के रंगों में गोलियां मिलजुल गई है। चित्र करने के विचार अभी तक मुट्ठी में थे, कहाँ गए वो? क्या आज की रात अंग्रेजी कब्रिस्तान के अमरूद के पेड़ वाली भूतनी की तरह झूमती झामती रहेगी? और खिड़की के बाहर रोगी के सगे संबंधी जैसी कावेरी कुल बुलाती रहती है। रोगी के संबंधी जैसी कावेरी क्या कुल बुलाती रहेगी? पर बिजली के तार झूलते चीखते, पर बिजली के तार पर झूलते और चीखते इस किलकिले को कोई तो उड़ाओ। और 3, पहले तो नदी बन के आई बर्फीली, नजरों के सामने देखने और पीने का पानी पीला हो गया। फिर बरगद बन लिपट गई, जड़ें लेकर उतर गई देह की खोली के कोने कोने में। अचानक रात उड़ गई, सुबह सुलगने लगी। अमरूद में लगे कीड़ों जैसी 2 पैर धतूरा बन जीभ पर चढ़ गई। सांझ भी वासी उदासी बनकर उतर आई। ठंड सारा दिन पैताने बैठी रही, नापसंद दोस्त की तरह।
पहर पर पहर फटते चले, तब जाने को हुई। जाते जाते रग रग में नाखून तक तपती सरक गई छछुंदर बन, छोड़ गई जोड़ जोड़ में सरसराहट दुखावट। अब तो भूले भटके पंछी की तरह रात बेवक्त उठ गई है। सत्य स्नाता दोपहर कावेरी पर करवट बदलती है। सामने के सोन मोहर के पत्ते पत्ते पर सांझ खड़खड़ाती है। खुद बंद किए सभी दरवाजे खोलकर ठंड जो उघाड़ छोड़ गई है। उघाड़ शब्द समझ में आ रहा है? खुलापन, एक तरह का खुलापन जो उघाड़ छोड़ गई है, वो दुनिया में पहले कभी न था। अब एक और कविता पढ़कर मैं पूरा करूँगा। आपको मालूम है 2002-2003 का हादसा गुजरात में जो हुआ, हमें भी घर छोड़ के जाना पड़ा था। तो उस वक्त की ये कविता है लौटने पर। ये भी 3 अलग अलग किस्तों में है। गए तब सब समूचा था अपना, अपने से बढ़कर लौटने पर पराया। ये मेज, ये कोना, यहाँ बैठ के अनेकों काज, बिस्तर पर रखे हुए पत्र, अधूरी कविता, सब वही है। दीवारों पर दाग थे वैसे ही है। जालियों पर मकड़ी के जाले, ऊपरी मचान पर ताला। ये अटकाऊ खिड़की अब भी पूरी बंद नहीं होती। पंखा भी अपनी कर्कश आवाज भूला नहीं। आंगन भी हरा भरा, पत्तों की सेज मधुमालती फूल रही है। रात रानी बरसेगी। आम और अशोक के पेड़ अडिग खड़े हैं। जबा कुसुम का रंग बदला नहीं है। सिरे के सीताफल अध खाए छोड़ तोते उड़ गए हैं। और वो गिलेरी की और लपकती बिल्ली, गए तब बच्ची थी, वही है ना। ये सब जैसा था वैसा ही। टोले, ये सब क्यों छोड़ गए? टोले शब्द ठीक है, टोले मतलब मॉब। टोले तो गए, पर घर अभी समूचा अखंडित। मगर ये गंध कैसी? ताला खोलते नाक पर चढ़ी, उंगली पर से और गले पर, ताक पर आ लटकी, जाली और सलाखों में लौटती लुढ़कती, दीवान खाने में पलंग पर लेट गई, ढली बैठ गई बर्तनों में, चिकनी चिपक गई, हिनहिनाई हवा में। अभी बैठे ही कहाँ थे कि प्यार से सजाई बेटी की किताबों से अक्षर उतरने लगे चींटियों की तरह। माँ के पुराने संदूक को पहिए लग गए। मोलेला की बनी मिट्टी की माता पेड़ियाँ उतर गई। और ये चलते बने सब गद्दे बिछौने भी, गमछों चादरों का बोझ ढोती हुई खूंटी निकल गिरी। और लटकता हुआ घर कपड़ों लत्तों का गोला बनाकर हमें बेसहारा छोड़ फाटक पे जा खड़ा हुआ। 3 7 समंदर से बेटी आई,
रास्ते पर सब वैसा है का वैसा, विमान में, स्टेशन पर, रास्ते में, गुजरे वक्त की दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी। विमान का खाना पहले जैसा ही फीका था, खिड़की से दिखते बादल उतने ही भ्रमकारी, स्टेशन वैसा ही कुलबुलाता, बड़बड़ाहट से भरपूर, टोले भी वैसे के वैसे, उनकी बोली भी बदली नहीं, गालियां भी नहीं। सुअर और कुत्ते, आवारा जानवर अब भी भौंकते रेंकते पहले की तरह, कहते हैं कुछ हुआ नहीं, शांति है, सब कुछ ठौर ठिकाने। तो फिर ये दुकानदार टेढ़ा क्यों बोलता है? ये रिक्शा वाला टोले से तो नहीं, और हम इतने दिनों बाद लौटे हैं, फिर भी ये घर हमें मिलने के लिए आगे क्यों नहीं आता? थैंक यू, शुक्रिया। पानी थोड़ा आज के नहीं सवाल? हाँ जरूर। मित्रों, आपने अभी एक किंचित दीर्घ वक्तव्य और कविताएं सुनी। इनमें से किसी पर आपको कोई संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहें तो जरूर करिए। इंतजार करिए कि माइक आपके पास आ जाए। संक्षेप अभीष्ट है। आपने पिछली रातों का जिक्र किया और अपने वक्तव्य में सफेद गौरैया का जिक्र किया, जबकि गौरैया का रंग सफेद नहीं होता और रातें कभी पीली नहीं होती। ये विरोधाभासी जो आपका वक्तव्य है या संस्मरण है, इसके पीछे का राज क्या है? एक तो सीधी सी बात है, इसको अंग्रेजी में आर्टिस्टिक लाइसेंस सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? एक तो सीधी बात है कि हम सबको ऐसा करने का हक है। हमने ये हक अपने हाथ में ले लिया है। सभी कलाकार, सभी कवि इस हक को हाथ में रखकर चलते हैं। अगर ये हक ना होता तो हमारी कविता बड़ी फीकी पड़ जाती। सही बात। जो रंग की आप बात कर रहे हैं, जो रंग हम ऐसे देखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप सोचिए, आंखें बंद करें तो आपके सपनों में तो बहुत कुछ दिखाई देगा। रंग गायब नहीं होते, रंग होते हैं, मगर आप उनके लिए तैयार हो तो आपकी ओर बढ़ के आ जाते हैं। आपने कुछ घोड़े की भी बात की है। गौरैया सफेद क्यों है? गौरैया सफेद क्यों? हाँ, वो सफेद तो मतलब ये हर एक चीज को, जो उसमें जो कविता जो है जिसमें गौरैये का, रास्ते का, स्मृति का, सबका रंग सफेद है, सारी दुनिया सफेद हो जाती है, ऐसी बात है। और कोई? थैंक यू। ठीक है, चलो। मित्रों, मैं बैठा बैठा भी सोच रहा था, एक बिंब जिसका इस्तेमाल गुलाम शेख ने किया अपनी कविता में,
कि वो जो पीछे खड़ा आदमी है ये सामने क्यों नहीं आता। तो मुझे लगा ये पीछे खड़ा जो कवि है वो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो सामने आ गया, और ऐसा अवसर गुलाम शेख को कभी कभी देना चाहिए कि वो उस पीछे खड़े आदमी को सामने आने दें। इन कविताओं को सुनते हुए ये तो बहुत ही स्पष्ट हुआ कि उनके चित्रों और उनकी कविता में काफी अंतर है। उनके बहुत सारे चित्र बहुत मनुष्य केंद्रित हैं, क्या हो रहा है, और उनकी बहुत सारी कविता प्रकृति से ही अपने सारे रूपक लेती है, जिसमें गौरैया सफेद हो जाती है, जो भी हो जाता है। तो ये एक दिलचस्प साहचर्य है। हो सकता है वो कभी कभी तनाव में भी बदलता हो, और हो सकता है कभी कभी द्वंद्व में भी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं हमारे बीच भारत में जो दो अनुशासनों में समान रूप से अधिकार पूर्वक कुछ रचते हों। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है, और मैं अपने को बधाई देना चाहता हूँ। कोई मुझे देता ही नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ कि हमने अज्ञेय व्याख्यान माला के लिए जब गुलाम मोहम्मद शेख का चुनाव किया तो कितना उपयुक्त और उचित चुनाव ये आज की शाम सिद्ध हुआ। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारा क्या कल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आर्ट मैटर्स हम एक सीरीज चलाते हैं। तो कल शाम को 6:15 बजे मल्टीपर्पज हॉल में सिनेमा इन टाइम we have a panel discussion in which 3 filmmakers are taking part, including Gurvinder Singh, who is a well-known Punjabi filmmaker. So some of you who have time and who are interested in cinema may kindly come. And thank you very much for being here this evening.